हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर। अगर आप 16 फरवरी 2025 का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो यहाँ पर हमें सही क्रम बताना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे और फिर कटाई करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हु डिक्लेयर द ईयर 2022 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉमलेट्स। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कॉमलेट या उष्ण जो गण है वो वर्ष घोषित किसने किया है। तो ये किया है यूनाइटेड नेशन। ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, ये क्वेश्चन बताता है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जब भी वो किसी ईयर को कोई विशेष ईयर घोषित करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 को किस ईयर के रूप में मनाया गया, तो इसे इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। अब हॉटस्पॉट क्या होते हैं अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, हिमालय, नारो हिल्स, सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए ध्यान से और कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड का इसमें यूज़ कर सकें। तो याद रखिए हिमालय, सुंडालैंड और जो वेस्टर्न घाट है वो तो क्या है, भारत के हॉटस्पॉट हैं। लेकिन जो नारो हिल्स है क्या वो इंटरनेशनली हॉटस्पॉट है, तो जी नहीं। जो नारो हिल्स है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के जैव विविधता स्थल में आता है बट इंटरनेशनल हॉटस्पॉट पे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का मिशन, वैज्ञानिक मिशन हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो आदित्य L1 कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ था, बहुत अधिक चर्चा में था, इसीलिए पूछा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि जो इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, बार्क के द्वारा जो ये इंस्टीट्यूट हैं, टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट हैं, इनके द्वारा हाल ही में जो जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आदित्य L1 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। अब चूंकि इसने हेल्थ नीति और पोषण वाला चैप्टर अलग से दिया गया इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो क्या है, भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। एनीमिया वाला है, फ्लोरोसिस भी है और आयोडीन अल्पता वाला भी आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो वन, रेगिस्तान, समुद्र और घास का मैदान। तो नो डाउट इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा मैराइन इकोसिस्टम जो है वो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है। याद रखिएगा नहीं है को आपको हाईलाइट करना है। तो कागज को डेफिनेटली हम गला सकते हैं। भोजन और जो पादप अपशिष्ट है, वेस्ट प्लांट है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। और जो लकड़ी है और सेल्यूलोज है ये भी क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। बट जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, उसको क्या है हम निम्नीकृत नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एनवायरनमेंट कितना महत्वपूर्ण है। अभी हमने इसके 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से क्या होता है, उच्च स्तर की ओर जाता है। उच्च स्तर पर मतलब निम्न से उच्च स्तर पर जाने पर, निम्न से उच्च स्तर पर जाने पर क्या होता है, कम होता है। तो इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो इसे हम समझ सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो हमें बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रभाव निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर कम हो जाता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि जितने भी साइंस के लॉ हैं, चाहे वो न्यूटन के नियम हो, गति के नियम हो या फिर इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के नियम हो, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।
फिर पूछा था ऑस्टियोक्लास्ट, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है क्योंकि हमने ऑस्टियोलिसिस तो सुना है बट ऑस्टियोक्लास्ट पूछा है यहाँ पर कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है। हड्डी का बनना, बेसल लैमिना स्रावण, हड्डी का टूटना या फिर रीजेनरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी, हड्डियों के टूटने से संबंधित है ऑस्टियोक्लास्ट। फिर पूछा है ग्रीन मफलर का रिलेशन किससे है, तो नो डाउट आप सभी को पता होगा ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। फिर पूछा था कि 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अलीराजपुर। और अगर हम रिसेंट डेटा की बात करते हैं तो अभी भी अलीराजपुर ने ही क्या किया है, इसमें सबसे अच्छा काम किया है गरीबी के उन्मूलन में। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अनुसार यहाँ पर मध्य प्रदेश का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो मध्य प्रदेश को व्यवसाय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अचीवर्स की कैटेगरी में मध्य प्रदेश को गिना गया है। फिर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के लिए कौन सा समर्पित क्लस्टर है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्वालियर। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों ने गलत किया था क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है मतलब इंदौर या भोपाल इसका आंसर होगा, बट इसका जो आंसर है वो क्या है, ग्वालियर है। दैट मीन्स कि हमें सारे क्लस्टर जो मध्य प्रदेश में अभी करेंट से रिलेटेड क्लस्टर हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा बतानी है यहाँ पर, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो क्या है 62 वर्ष। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के जज का पूछा गया है यहाँ पर, तो आंसर होगा 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ये भारतीय जो नगर पालिका कानूनों को क्या बनाया गया था, इसके अपडेट किया गया था। फिर पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो 1880 से लेकर के 1884 तक का था और इन्होंने क्या है कि स्वशासन के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भारतीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। और इनकी स्थानीय स्वशासन संस्थानों को मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। और 1919 के एक्ट के तहत क्या किया गया था, प्रांतों में ध्वरे शासन की व्यवस्था की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अगर हम चूंकि ये स्टेट के उसमें पूछा है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णय करता है और केंद्र में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णय करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए हम केवल राइट आंसर डिस्कस कर रहे हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे, जिन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष या लॉ पर्सन भी कहा जाता है। तो ये कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर मैं आपसे उपाध्यक्ष पूछूं कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर पूछा है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित आर्टिकल बताना था आपको, तो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित आर्टिकल है 322। जब हम पैसा मांगते हैं किसी को तो बोलते हैं दे दो, मतलब व्यय कहाँ पर हो रहा है, डबल बार, मतलब 3222 जो आर्टिकल है वो क्या बताता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 320 आर्टिकल क्या बताता है, तो ये हमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। और जो है 321 क्या बताता है, ये कार्यों के विस्तार के बारे में बताता है। 323 क्या बताता है, तो 323 हमें लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताता है। तो ये सारे आर्टिकल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर पूछा गया है कि योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग को कब बनाया गया, तो याद रखिएगा
कि 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था, नीति आयोग का निर्माण किया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, अब 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन हमें बताता है कि वो हमसे ये चाहते हैं कि आपको सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष पता रहने चाहिए। तो आप थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन में अपना एनालिटिक्स यूज़ करते तो आप शायद इस आंसर तक पहुंच सकते थे कि अभी कौन सा आयोग चल रहा है, मतलब उसमें से हमें कुछ कुछ माइनस करना पड़ेगा और फिर हम ये आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर है डी, सी रंगराजन। जो रंगराजन जी थे वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 280वें आर्टिकल में बताया गया है। और जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। अभी 2026 तक इनका टेन्योर रहेगा। फिर इसके बाद में पूछा है कि खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये इजी क्वेश्चन है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 2013 में आया था। इसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किस में बताए गए हैं। तो यहाँ पर कार्य मतलब धारा भी पूछा है आपसे, मतलब ये थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य हैं वो धारा 10 में बताए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। तो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बतानी है यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत का कैग होता है वो अधिकतम कितने वर्षों तक अपना पद धारण करता है। तो आपको पता ही होगा आर्टिकल 148 में भारत के कैग के बारे में बताया गया है और इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, वो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। और MPPSC एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसके कार्य बताना है। तो जो कैग के कार्य हैं वो किस आर्टिकल में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर पूछा है NGT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो NGT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। NGT की स्थापना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा की परीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। अब 4 यहाँ पर बताए गए हैं ऑप्शन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। इन्होंने UPSC को बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। तो जो ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको किस की रिकमेंडेशन पे बनाया गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब पॉलिटी की जनरली जो क्वेश्चन जैसा ट्रेंड था कि 1 लाइनर फैक्ट वैसा कुछ था, वो 2023 में अगर देखें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से एनालिटिकल थे। फिर पूछा गया है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है। ये अगर आपने लास्ट ईयर स्पीडी में अगर MCQ सॉल्व करे होंगे तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम की सदस्य थी। तो सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये तीनों ही इसका आंसर है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर था शरद कमल। तो आपको अवार्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर पूछा है निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 का अवार्ड मिला है। तो वो हैं श्रीनिवास वर्धन। 2 क्वेश्चन अभी हम अवार्ड से देख चुके हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा संस्थान सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान जो है वो नैनीताल में है। फिर इसके बाद में पूछा है कि जो रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय है वो सिकंदराबाद में है। फिर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, वो मुंबई में नहीं है, जबकि कहाँ पर स्थित है, वो मैसूर में स्थित है। मतलब यहाँ पर रॉन्ग आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
कि भारत ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था। तो जो क्रिकेट प्रेमी होंगे डेफिनेटली उनका ये क्वेश्चन सही होगा। मैच खेला था इंग्लैंड के साथ और 1974 में। फिर पूछा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, बट उसकी शुरुआत कब से हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2015। प्रथम भारतीय सैनिक स्काई डाइवर का नाम बताना है, यहाँ पर आंसर होगा मंजू। इस तरीके से जो महिलाएं पहला कुछ अचीवमेंट लेकर आती हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पूछा है किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर हैं जमशेद जी ईरानी। अब इस बार मुझे लगता है कि टाटा जी का, रतन टाटा जी का निधन हुआ है, तो उन पर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो उनके फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। फिर है कि गवर्नर 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार सेंट्रल बैंक के द्वारा किसे प्रदान किया गया था। तो ये है आंसर यहाँ पर कि जो सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 है उसमें भारत को ये अवार्ड मिला हुआ था। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने कोई दूसरे एग्जाम में पूछा था और यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ था। इसका आंसर होगा एमपी ऑनलाइन। जो एमपी ऑनलाइन में कहाँ से ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करते तो आप डेफिनेटली ये आंसर सही कर सकते थे। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। यहाँ पर आंसर है डीएसएल। जो डीएसएल होता है वो क्या करता है, डीएसएल का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो क्या करता है ब्रॉडबैंड संचार का एक रूप है। फिर ई कॉमर्स निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के लाभ को बताना है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7 कार्य करने की क्षमता रखता है ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर हमले में निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए एक छल करना होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिशिंग हमला। फिर साइबर सुरक्षा में एक वॉलफेयर का क्या उद्देश्य रहता है। तो वो रहता है साइबर सुरक्षा में वॉलफेयर का फायरवॉल का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। मतलब यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। फिर फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़ॉन किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं ये। तो बिजनेस टू बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। फिर पूछा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की संख्या सूचित करता है। तो वो क्या होगा, डिकोडिंग। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा वायरस नहीं है, कौन सा जो है वेबसाइट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा याहू। फिर चैट जीपीटी को किसने डिस्कवर किया था ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ओपन एआई। आपसे चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, चैट जनरेटेड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी के कंप्यूटर में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रांजिस्टर सी। तो ये अभी हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के। हम 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके सेकेंड वाले पार्ट में।